मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसका सिलेबस पैटर्न और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर ज़रूर देखिएगा। इस तरह के संगठनों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग और इसके कार्य क्या हैं उस पर भी बात देखेंगे। और एनएचआरसी से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग जानेंगे। और एनएचआरसी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए उन्हें भी देखेंगे। और कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित और भी आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में भी बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में भी जान लेंगे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। तो अगर हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, इसे आप लोग शॉर्ट में एनएचआरसी के नाम से जानते हैं। भारत का एनएचआरसी मानव अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था और जिसे बाद में 2006 और 2019 में संशोधित किया गया था। आयोग की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। पेरिस सिद्धांत मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पेरिस में अक्टूबर 1991 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का समूह है। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये सिद्धांत विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? इसमें मार्गदर्शन करते हैं एक तरह से। एनएचआरसी के अनुसार मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकार हैं और जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा प्रस्तुत की गई, एक तरह से संविधान द्वारा दी गई है। और आप देखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य है। तो ये भी आप लोगों को, भारत में मानवाधिकारों का पहरी भी माना जाता है ऐसे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके आप देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग आप लोग देखते हैं, जिनकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों का जो निष्कासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और हर साल आप देखते हैं कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं आप लोग, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो एनएचआरसी के सदस्य हैं ना, उनकी अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो सेवानिवृत्त सीजीआई या फिर एससी के न्यायाधीश हो सकते हैं। प्रशासनिक प्रमुख इसमें महासचिव होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो 6 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें ये भी याद रखना चाहिए आपको। कार्यकाल की बात करें तो 3 साल 70 वर्ष की आयु जो भी पहले रखा गया है। निष्कासन की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या फिर आप देखते हैं कि या फिर किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर। अगर हम लोग इसकी भूमिका और कार्य की बात करें तो न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप या संबंधित न्यायालय की पूर्णानुमति से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े न्यायालयी मामलों में हस्तक्षेप करता है। सुरक्षा उपायों की समीक्षा या मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करता है तथा उनके प्रभावी परिवर्तन के लिए उपाय प्रस्तावित करता है। मानवाधिकारों के अवरोधक का मूल्यांकन, यह आतंकवाद सहित उन कारकों की जांच करता है जो मानव अधिकारों के प्रवर्तन में बाधा डालते हैं तथा उचित उपाय सुझाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन यह मानव अधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी विश्लेषण करता है तथा भारतीय संदर्भ में उनके क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अनुसंधान एवं संवर्धन यह मानवाधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा विभिन्न विषयों में इसके अध्ययन को प्रोत्साहित भी करता है। यह प्रकाशनों, संगोष्ठियों और मीडिया और अन्य माध्यमों से मानवाधिकार साक्षरता और जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। एनएचआरसी की शक्तियों की बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार एनएचआरसी को सिविल न्यायालय के समक्ष शक्तियां प्राप्त हैं।
इन शक्तियों में शामिल है दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण का आदेश देना, शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या फिर कार्यालय में सार्वजनिक अभिलेख या फिर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना और प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करना। एनएचआरसी जांच दल में एनएचआरसी का अपना जांच दल है जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक करते हैं, या केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग भी कर सकता है और जांच के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी कर सकता है। अगर हम लोग एनएचआरसी से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं इन्हें भी देख लीजिए। गैर बाध्यकारी अनुशंसाएं, तो एनएचआरसी सरकार को केवल अनुशंसाएं कर सकता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इससे उसके निर्णयों को लागू करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू जो वर्ष 2016 में इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में आयोग की कथित निष्क्रियता के कारण इसे दंतहीन बाघ बताया था। क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं, एनएचआरसी का क्षेत्राधिकार सार्वजनिक और निजी प्राधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन तक सीमित है या निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए उल्लंघन को संबोधित नहीं कर सकता है। सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र सीमित है। प्रवर्तन शक्ति का अभाव, एनएचआरसी के पास उन प्राधिकारियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है जो इसकी सिफारिशों को लागू करने में विफल रहते हैं। संसाधनों की कमी, एनएचआरसी को अपर्याप्त धन, स्टाफिंग सहित संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने और प्रभावी ढंग से उनका समाधान करने की इसकी क्षमता बाधित होती है। अत्यधिक कारोबार, एनएचआरसी की बड़ी संख्या में शिकायतें और याचिकाएं प्राप्त होती हैं जिससे मामलों को शीघ्रता एवं पूरी तरह से निपटाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। जागरूकता और पहुंच, बहुत से लोग एनएचआरसी के अस्तित्व और इसके अधिदेश से अनभिज्ञ हैं जिसके कारण इसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या सीमित है। इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बोझिल हो सकती है तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए यह पहुंच से बाहर हो सकती है। वैश्विक स्तर पर मान्यता का अभाव, जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के संबंध में चिंताओं को उजागर करते हुए भारत के एनएचआरसी की मान्यता को स्थगित कर दिया है। अपवाद की बात करें तो एनएचआरसी 1 वर्ष से पुराने गुमनाम, छद्मनाम या फिर अस्पष्ट मामलों पर विचार नहीं करता है और इसमें महत्वहीन मामलों और सेवा संबंधी मामलों को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे इसके अधिकार क्षेत्र या फिर अधिदेश से बाहर हैं। यह भी देखा गया है कि कभी कभी एनएचआरसी राजनीतिक रूप से प्रभावित मामलों को लेता है और दूसरे को छोड़ देता है। एनएचआरसी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करना, एनएचआरसी को अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने से अनुपालन में वृद्धि होगी। मानवाधिकार उल्लंघन को संबोधित करने में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जांच प्राधिकरण का विस्तार, एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके इसमें निजी व्यक्तियों या संस्थाओं, विशेष रूप से कॉरपोरेट और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में किए गए उल्लंघनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समयबद्ध जांच, तो जांच पूरी करने के लिए समय सीमा लागू करने से पीड़ितों को न्याय मिलने में तेजी आएगी और शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा। वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि, एनएचआरसी के लिए सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक समर्पित स्वतंत्र बजट आवंटित करने से इसकी परिचालन दक्षता बढ़ेगी और बाहरी प्रभाव कम होगा। उभरते मुद्दों पर ध्यान देना, एनएचआरसी को डिजिटल गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण अधिकार जैसी उभरती मानवाधिकार चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के लिए एनएचआरसी के भीतर विशेष समितियां या अनुसंधान प्रभागों की स्थापना से समकालीन चुनौतियों का सक्रिय जवाब देने में मदद मिलेगी। नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, एनएचआरसी के सदस्यों कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास पर यह सुनिश्चित करेगा कि वे जटिल और उभरते मानवाधिकार मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हों। संस्थागत जवाबदेही, भारत को यूएनएचआरसी जैसे वैश्विक निकायों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मान्यताओं को अपनाने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनएचआरसी के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और जिससे इसके अधिदेश को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता में सुधार होगा। अब बात आती है कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय आयोग, जैसे आप देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो एनसीएससी की स्थापना अनुच्छेद 338 द्वारा की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की बात हो रही है। एनसीएसटी की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 338 बी को सम्मिलित करके आयोग को एक वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय बनाया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। उपयुक्त तीनों आयोगों के पास सिविल न्यायालय के समकक्ष प्राधिकार हैं। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनसीडब्ल्यू की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से कम एक सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और जिनमें से कम 2 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की बात हो रही है इसमें। अल्पसंख्यक आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वैधानिक निकाय बना दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2C में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यकों का तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है। सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय की रूप मान्यता दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यकाल याद रखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 में दिव्यांगजनों के लिए एक मुख्य आयुक्त और केंद्र में मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 2 आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपके मानवाधिकार आयोग की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।